हेलो स्टूडेंट, फिजिकल ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर्स में अपन ने अर्थक्वेक स्टार्ट किया था एंड अर्थक्वेक की जो परिभाषा वाला पार्ट था और उसके बेसिक, उसकी उत्पत्ति उत्पत्ति के कारण, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आदि के विस्तार से अपन किया था। इस लेक्चर के अंदर जो सेकंड पार्ट है अर्थक्वेक का, इसके अंदर अपन उनकी जो तरंगे हैं, पी है, एस वेव हैं, एल वेव्स हैं, सरफेस वेव्स हैं आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन का जो क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप की गतिविधियां सबसे अधिक देखी जाती हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। जो भूकंपीय तरंगे जो हैं, अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्लेटों के टकराने के स्थान पर प्लेटें विपरीत दिशा में हटती हैं, उस स्थान पर या प्लेटें आसपास से जब खिसकती हैं तो वहाँ पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है और तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये जो तरंगे हैं वो भूकंप के दौरान विशाल मात्रा में मुक्त एनर्जी जो है, जो रिलीज होती है, और उसके कारण जो है ये तरंगे उत्पन्न होती है। और पूरे ये तरंगे जो हैं पूरी पृथ्वी का जो है चक्कर लगाती हैं, और सब तीन, इनकी गति तीनों की अलग अलग होती है। इनके डिवीजन करेंगे अब। जो मुख्यतः पिंडी तरंगे जो कहलाती हैं, दो प्रकार की होती है। उसमें प्राथमिक है पी वेव्स है, और दूसरी है द्वितीय तरंगे एस एस वेव्स। जो ध्रातलीय तरंगे हैं, सरफेस वेव्स हैं, या कुछ बुक्स में एल वेव्स मिलेगा, इन्हें भी दो तरंगों को, दो तरंगों, लव तरंगे या रेले तरंगे के नाम से मिलकर बनती हैं। पी तरंगे सर्वाधिक तीव्र होती हैं, इनकी स्पीड सबसे अधिक होती है, सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, सिस्मोग्राफ इनकी रिकॉर्डिंग सबसे पहले होती है। और ये तरंगे एस तरंगे या लव तरंगे और रेले तरंगों के अनुसरण करने वाली होती हैं। और पी जो तरंगे हैं वो चट्टानों के कारण माध्यम में आगे पीछे कंपन करती हैं, और हमें सबसे पहले पी तरंगों का अनुभव होता है। मैंने कहा था सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे इन तरंगों की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, रिकॉर्ड होती है। अर्थात जो है ये एपिसेंटर पे सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। एस तरंगे, जिन्हें मानुप्रस्थ पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाते हैं, ये के द्वारा चट्टानों के कण ऊपर नीचे और पार्श्व रूप से कंपन करते हैं। एस तरंगे तरल में संचरित नहीं हो पाते। ये आप अपन ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कहा था कि एक बहुत बड़ा जोन है जिसके अंदर ये तरंगे, कुछ तरंगे लुप्त हो जाती हैं दोनों तरफ, शेडो जोन कहलाता है। तो एस तरंगे जो है तरल पदार्थ में जो है ट्रेवल नहीं कर पाती, तो वो इन आंतरिक भाग की संरचना के बारे में भी इन तरंगों से हमें अध्ययन देखने को मिलता है। जब पी और एस तरंगे सतह पर पहुंचती हैं तब उनकी अधिकतर ऊर्जा वापस धरती के आंतरिक भाग में पहुंच जाती है। इस ऊर्जा का कुछ भाग चट्टानों और मिट्टियों के विभिन्न परतों से परावर्तित होकर वापस सतह पर आ जाता है। जो सरफेस वेव्स हैं, एल वेव्स हैं, इनके जो टुकड़े किए थे अपन ने, रेले और लाव तरंगे। रेले तरंगों को यह नाम इन तरंगों की उपस्थिति का अनुमान लगाने वाले वैज्ञानिक लॉर्ड रेले 1842 टू 1919 इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि नाम पर दिया गया है। यह तरंगे सतह के ऊपर गति करती हैं और चट्टानों के कणों में दीर्घवर्तीय गति प्रदान करती हैं। दूसरा, लव तरंगों का नामांकन ऑगस्टस एडवर्ड हंज लॉ के नाम पे रखा गया है। ये फिर अगेन क्वेश्चन बनेगा। लव तरंगे जो हैं चट्टानों के कणों को अपने फैलाव की दिशा में लंबवत विस्थापित करती हैं, और इन तरंगों में कोई लंबवत और अनुप्रस्थ घटक नहीं होता। ये जो तरंगे हैं पूरे सरफेस में ट्रेवल करती हैं। पी तरंगों के कारण ही भवनों में सर्वप्रथम कंपन होता है, ये अपन, मैंने कहा सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है। पी तरंगों के बाद ही किसी संरचना के पार्श्विक भागों को स्पंदित करने वाली एस तरंगों का प्रभाव को अनुभव किया जाता है, क्योंकि इमारतों को लंबवत कंपनों की तुलना में अनुप्रस्थ कंपन आसानी से क्षतिग्रस्त करती हैं। अतः पी तरंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी तरंगे जो है सर्वाधिक हानि पहुंचाती हैं। तो पी तरंगे जो हैं वो सबसे विनाशकारी होती हैं। रेले तरंगे और लव तरंगे सबसे अंत में आती हैं, जहाँ पी और एस तरंगों के कारण उच्च आवृत्ति के कंपन उत्पन्न होते हैं। वे रेले और लव तरंगों के कारण कम आवृत्ति वाले कंपन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये जो सरफेस वेव्स हैं, एल वेव्स हैं, ये पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के सबसे बाद में रिकॉर्ड होती है, अंत में पहुंचती हैं। सूक्ष्म और तीव्र वेग वाली होने के कारण भी पी एवं एस तरंगे झटकों झटकों धक्कों के लिए जिम्मेदार होती हैं। पृष्ठीय तरंगे, सरफेस वेव्स, मैंने कहा था लंबी और धीमी होती हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं। ये लहरदार रोलिंग प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। भूकंपीय तरंगों की गति विभिन्न प्रकार की चट्टानों में अलग अलग होती है। जहाँ पृष्ठीय तरंगे अधिक समय तक बनी रहती हैं, वहीं
पिंड तरंगे कुछ समय पर ही समाप्त हो जाती हैं। पी और एस तरंगे वो क्योंकि ट्रैवलिंग तेजी से करती हैं तो वो जल्दी समाप्त हो जाती हैं। डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि पी वेव्स, एस वेव्स एंड द सरफेस वेव्स, तो ये सबसे लास्ट में रिकॉर्ड की जाती है, सबसे लास्ट में आती है धीमी गति से पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के। ना भूकंपीय क्षति का जहाँ तक डिस्ट्रक्शन का है, हानि का सवाल है, रिक्टर पैमाने पर अपने पढ़ा था, रिक्टर स्केल 0 से 9 तक जाता है, और किस किस मात्रा पर 7 के ऊपर का जो भूकंप है, 6.9 से ऊपर का भूकंप जो है वो विनाशकारी कैटेगरी में आता है। रिएक्टर पैमाने पर एक आए समान परिणाम में भूकंप के कारण हुई तबाही से अंतर हो सकता है। इसका कारण यह है कि भूकंप से होने वाली क्षति एक से अधिक कारकों पर निर्भर करती है। भूकंप के केंद्र जो ओरिजिन है वहां से वो डिस्ट जो प्लेस है वो कितनी दूर है, नियरेस्ट होगा तो सबसे ज्यादा उसे प्रभाव देखने को मिलेगा। भूकंप की गहराई कितनी है, भूकंप उथले हैं या गहरे हैं, ये पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप जो है वो का केंद्र बिंदु जो है अपेक्षाकृत कम गहराई था, उथले स्तर पर था स्थित था। इस भूकंप की गहराई 25 किलोमीटर से भी कम होने के इसकी प्रबलता कम थी। इसी प्रकार 1999 1999 में मार्च महीने में गढ़वाल क्षेत्र में आया भूकंप का केंद्र जो है विदु कम गहराई पर स्थित था। भूकंप का जो प्रभाव है स्वगिरी भूकंपीय लेखी द्वारा, अपने कहा था सिस्मोग्राफ द्वारा प्रतिदिन विश्व के अनेक भागों में भूकंप आते रहते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है, पृथ्वी जो है स्टेबल होने की कोशिश करती है, क्योंकि जो है प्लेटें जो हैं वो गतिशील हैं, स्थिर नहीं है, और जब गतिशील हैं तो वो भूकंपीय घटनाएं घटित होती रहेंगी। और इनमें से अधिकतर भूकंप कम प्रबलता वाले होते हैं जो विश्व में लगातार आते हैं, जिनमें से कोई जापान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वहां पर अधिकार रोज भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। भूकंप दो अनुप्रस्थ व लंबो दिशा के साथ भूमि के तीनों दिशाओं में कंपित होते हैं। ऊपर नीचे डायरेक्शन कहते हैं, साइड में मुंह के प्लेटों के मुंह के आधार पर है। भूमि अनियमित रूप से भी तीन दिशाओं में कंपित होती है, हालांकि अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ कंपन अधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप से होने वाला आरंभिक नुकसान इमारतों या संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने के रूप में सामने आता है, ये अपन जनरली देखते आए हैं। ना भूकंप के दौरान होने वाले जो हानि मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करती है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ना पहला कंपन की शक्ति। भूकंप के कंपन की शक्ति दूरी के साथ घटती जाती है। अपन ने कहा था कि अम, जो ओरिजिन प्लेस होगा वहां से अगर वो डिस्टेंस कितना है, अगर दूरी ज्यादा होगी तो वो कम हो जाएगा, इफेक्ट उसका कम पड़ेगा। और जहाँ उत्पत्ति के स्थल से सबसे नियरेस्ट होगा तो वहां पर आपको देखने को अधिक मिलेगा। भूकंप के दौरान भ्रंश खंड के साथ तीव्र कंपन की प्रबलता उसके विसरण विसर्पण और फिसलन के दौरान 13 किलोमीटर दूरी पर आधी स्टूडेंट, 27 किलोमीटर पे एक चौथाई, और 48 किलोमीटर दूरी पर आठवां भाग हो जाता है, और 80 किलोमीटर पे 16वां भाग हो जाता है। ना ये जो डाटा शो करता है कि सेंटर से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, इफेक्ट उसका जो है प्रभाव जो है उतना ही कम होता हुआ चला जाएगा, झटका उतना कम महसूस होगा। कंपन की लंबाई भूकंप के दौरान भ्रंश के टूटन पर निर्भर करती है। इमारतों के मलबे समय एक हिलने से अधिक और स्थायी नुकसान होता है। मिट्टी का प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रभावित करता है। मिट्टी यार भुरभुरी है, बारीक है, गीली है तो अधिक कंपन होगा। भवनों का प्रकार किस प्रकार का है, ये भी बहुत आजकल इस पे फोकस कर रहे हैं कि अर्थक्वेक प्रोन जोन के अंदर जो है वो इमारतों को बनाना उसलिए जरूरी है। कुछ इमारतें भूकंप के दौरान कंपनी पर्याप्त सुरक्षित नहीं हो पाती क्योंकि उनकी नींव काफी कमजोर होती है। किसी भूकंप के दौरान मानव निर्मित संरचनाओं के गिरने और वस्तुओं एवं कांच के हवा में उछलने से जान माल की हानि होती है। एक सिंपल सा है, स्थिरता या ढीली मिट्टी से बने वाली दृढ़ संरचनाओं की अपेक्षा आधार शैल पर बनने वाली लचीली संरचनाओं में भूकंप में क्षति कम होती है। कुछ क्षेत्रों में भूकंप से पहाड़ी ढालों से मृदा की परतों के फिसलने से लैंडस्लाइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये हिमालयाज में ये सामान्य एक परिस्थिति देखने को मिलती है। और इसके कारण जो है सुनामी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और सुनामी आने के कारण जो है अ, जो द्वीप देश है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी लक्षद्वीप है का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो इंडोनेशिया के समय भूकंप आया था, लक्षद्वीप के कुछ जो द्वीप हैं वो
भूमि जलमग्न हो गए तो कुछ ऊपर आ गए, तो ये सुनामी के कारण एक एक्टिविटी होती रहती है। इसके भूकंप के कारण सामान्य तौर पर होने वाले विनाश को बढ़ा देती है। अक्सर प्रशांत महासागर में इस प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे मैप के अंदर। जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है वो सर्वाधिक प्रोन एरिया है, जहां पर कि भूकंपीय घटनाएं सर्वाधिक देखने को मिलती हैं ना। भूकंप के प्रभावित क्षेत्रों के अंदर सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है विश्व के अंदर, वो प्रशांत चक्रीय पट्टी है। ये इसको आप बार बार रिंग ऑफ फायर के नाम से भी देखेंगे आप। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है और विश्व का पहला भूकंप से प्रशांत चक्रीय पेटी है। पृथ्वी पर घटित होने वाले कुल भूकंपीय घटनाओं में से 81%, 81% जो घटनाएं हैं वो इसी एरिया के अंदर होती घटती हैं। और प्रशांत महासागर के किनारे पर पाई जाने वाली यह पट्टी चिली के उत्तर, अभी मैप में अपन देखेंगे, के उत्तर की ओर बढ़कर दक्षिणी अमेरिका के समुद्री किनारे से होते हुए मध्य अमेरिका, मेक्सिको, अमेरिका के पश्चिमी किनारे, जापान, एल्यूशियन द्वीप, फिलीपींस द्वीप समूह, न्यू गिनी, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह और न्यूजीलैंड तक जाती है। ये आप दैट इज अमेरिका, साउथ अमेरिका, चिली वाला पार्ट है, उत्तरी अमेरिका है, सारा का सारा जापान वाला पार्ट आता है। ऑस्ट्रेलिया से ये, यानी इसका नाम आपने मैरिना ट्रेंच के बारे में, डीपेस्ट पार्ट सुना होगा। ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिंग ऑफ फायर, जो जहां पर दुनिया के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं और भूकंपीय घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं, इसलिए ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है ये वाला इलाका। दूसरा जो क्षेत्र है स्टूडेंट, वो भूकंप के प्रति अति संवेदनशील पट्टी में अल्पाइड क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विश्व का 17% भूकंप आते हैं। यह पट्टी जावा से होती सुमात्रा, हिमालय, भूमध्य सागर और अटलांटिक क्षेत्र से विस्तृत होकर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। तीसरा जो मेजर एरिया आता है वो दैट इज ए मध्य अटलांटिक, और कटक वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है। जो प्लेट्स हैं, प्लेटें पैसिफिक प्लेट्स, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स। ये प्लेटों की मूवमेंट के कारण और इनके किनारों पर ही सारी की सारी जो है घटनाएं जो हैं वो घटित संपन्न होती है। सारी की सारी घटनाएं। भारत का भूकंपीय क्षेत्र भारत का विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें जोन डिवाइड किए गए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 एंड जोन 6। जो जोन 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, इसमें जोन 2, डायग्राम्स में आप देख रहे हैं आप लोग, जोन 2 है, जोन 4 वाला वाला पार्ट है, जोन 3 वाला येलो वाला पार्ट है, जोन 5 इज अ रेड जोन एरिया। यहाँ पर सर्वाधिक जो है भूकंप की घटनाएं घटित अपने को देखने को मिलती हैं। इसी आधार पर भारत का उत्तरी पूर्वी सभी राज्य, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कुछ हिस्से जोन 5 के अंदर आते हैं। उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से, दिल्ली का कुछ भी जो जोन 4 के अंदर, हालांकि राजधानी दिल्ली में ऐसे इलाकों में नहीं आता है, इलाके हैं जो जोन 5 के खतरे वाले हो सकते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी राज्यों में कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जो जोन 4, 5 के इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। भारत, महाराष्ट्र वाला जो है, कच्छ है, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो वाला क्षेत्र है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा जो है एपिसेंटर से निकलने वाली ऊर्जा से हम निकालते आए हैं, उसी के आधार पर ही हम लोग कैलकुलेट